वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से जाना था। 1857 की क्रांति हो जाने के बाद राष्ट्र में एक आंदोलन तो हो ही गया 1857 के, ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। उसके बाद देश में अनेक प्रकार के लोग जो अध्यक्ष के तौर पे या भूमिका निभाने लगे या राष्ट्र को स्वतंत्र करने की ओर अग्रसर हुए। इसी बीच शुरुआत में तो नरमपंथी आंदोलन खूब चला। नरमपंथी वे लोग थे जो मध्यम वर्गीय और पढ़े लिखे लोग, जो वकील हुआ करते थे, या तो वकील होते थे या डॉक्टर होते थे, इस प्रकार के उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसे लोग ही नरमपंथी आंदोलनों में रहे हैं। उसके बाद आया 1905 के बाद गर्मपंथियों ने इस पर काम किया। जो मांगना नहीं चाहते थे, वो छीनना चाहते थे अपने देश की आज़ादी को। इसी प्रकार हम चलते हैं, इसमें कुछ बातें देखते हैं। तो 1905 का अधिवेशन हम समझेंगे। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 का बंगाल विभाजन, उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल विभाजन की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस भूमिका को गढ़ने का काम किया है हमारे यहाँ के लोगों ने। तो बंगाल विभाजन हुआ क्यों, ये हम देखते हैं। बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन का जो कारण रहे हैं, प्रारंभ में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें उड़ीसा, बिहार के भी हिस्से थे। पूरा बंगाल जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वो भी, ये सारा एक क्षेत्र हुआ करता था बंगाल। इस बंगाल में बहुत बड़ा क्षेत्र और साथ में हिंदू मुस्लिम एकता, उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकता हुआ करती थी। तो जो अंग्रेज हैं, लॉर्ड कर्जन जो आए, लॉर्ड कर्जन ये वो व्यक्ति हैं अंग्रेजों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले, जिन्होंने अंग्रेजी विस्तारवादी नीति को बहुत बढ़ाया। साम्राज्यवादी जो नीति थी अंग्रेजों की, उसे बढ़ाने का काम किया लॉर्ड कर्जन ने। उनके विचार में एक मत आया कि हम क्यों इसे अलग कर दें और इसे छोटा कर दें। तो उन्होंने अब ऐसे छोटा कर देंगे, बंगाल को काट देंगे तो फिर विरोध प्रदर्शन होने लगेगा। इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक कारण बताया कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा है, बंगाल बहुत बड़ा है और हमें प्रशासनिक काम करने में बहुत दिक्कतें होती है, हम बंगाल को संभालने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये उन्होंने कारण बताया और बंगाल को विभाजित कर दिया, जिसमें बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वाला, वर्तमान का बांग्लादेश वाला क्षेत्र, उसे अलग किया और जो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, ये वाला क्षेत्र, इस प्रकार से उसे अलग किया। एकदम एक्यूरेट वही नहीं है, इस प्रकार से उसे अलग किया कि मुस्लिम जो संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है वो अलग हो जाए और हिंदू जो संप्रदाय वो अलग हो जाए। वास्तविकता ये थी कि ये हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे, इसलिए कि बंगाल में जो इस प्रकार के आंदोलन, जो इससे पहले भी 1857 की क्रांति हो चुकी है, ऐसा ही आंदोलन फिर दोबारा मत हो, ये उनके मन में विचार आया। तो इसलिए उन्होंने पहले क्या किया, बंगाल विभाजन किया। तो जब बंगाल विभाजन हो गया 1905 में, तो ये बंगाल जब विभाजन, जब इसका प्लानिंग कर रहे थे कि बंगाल विभाजन करना है लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो ये जो अगस्त के समय ही स्वदेशी आंदोलन, अगर भारतीयों ने क्या किया कि अगर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे, ये उनके नीतियों में आ गया था। फिर भी अंग्रेज ये जानते थे कि आंदोलन करेंगे, लेकिन वो रुके नहीं और 16 अक्टूबर वो दिन था 1905 का जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल के विभाजन होने पर पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस मनाया, साथ ही स्वदेशी आंदोलन को भी प्रारंभ कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें जितने भी अंग्रेजी जो भी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया जाएगा। वहाँ पे अंग्रेजी सामान जो वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्त्र हो या कोई भी चीज़ें, उनको जला करके वहाँ पे बहिष्कार किया गया और स्वदेशी आंदोलन इसी उपलक्ष्य में चलाया गया कि बंगाल को आप ऐसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका काम कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान देना है। वास्तव में क्या था, सांप्रदायिक आधार पे, वास्तविक था ये कि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित किया, लेकिन इन्होंने कारण पेश नहीं किया कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर रहे हैं। जब ये विभाजन हो गया तो कुछ लोगों ने अपने मत रखे, वो इस प्रकार है कि बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। एक तो आपने हमें गुलाम बना के रखा है, ऊपर से हमारे घाव में आप नमक छिड़क रहे हैं।
यह विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रिज की तरह है, ए ब्रिज की तरह। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ, ये महात्मा गांधी ने कहा। कुछ इस प्रकार की बातें रखी गई। बंगाल विभाजन हो गया। जब बंगाल विभाजन हो गया, जब सांप्रदायिकता के आधार पर बिना भारतीयों को मालूम हुए सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तब अंग्रेजों को ये चीजें महसूस हुई कि इनकी एकता को कैसे हम तोड़ें, क्योंकि ये भारतीयों को नहीं पता था ना कि बंगाल विभाजन क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ बुद्धिजीवी भारतीय जो इस बात को समझ रहे हैं, वो तो समझ गए थे कि अंग्रेजों ने क्यों किया। फिर बात आई कि हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना। वो किस प्रकार की हुई, इसकी जो स्थापना है बंगाल विभाजन से ही प्रेरित होती है। उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर तो बंगाल को अलग कर दिया, लेकिन मुस्लिमों का मत और मुस्लिमों को जो विश्वास है उसे जीतने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए। ये बंगाल में अंग्रेजों का एक प्लान था कि हम किस प्रकार से उसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी मुस्लिम नेता थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो या कोई अन्य हो, तो उनको आगा खां भी हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उनको हम क्या करें, अपने में मिला लें और एक भारत में सांप्रदायिकता के लिए एक जो निर्वाचन मंडल है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, अलग से उसकी शुरुआत करें। उनको खुश करने के लिए, सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए कि हम मुस्लिमों के भले के लिए हैं, ये सब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत की कि मुस्लिम लीग की स्थापना करें। मुस्लिम लीग की स्थापना इस प्रकार होती है कि बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना वास्तविक लक्ष्य तो प्राप्त हो चुका था कि हमने क्या किया, अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब क्या है, मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना पूरा आरंभ कर दिया और 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय किया गया। मुसलमानों के इस निर्णय से अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न हुई। एक तो मुस्लिम लीग बना दी तो अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न होगी कि हमको जो चाहिए था, हम बंगाल का विभाजन चाहते थे वो हमने कर दिया, मुस्लिमों को अपने पक्ष में चाहते थे वो भी हमने कर दिया है। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे और फूट डालो शासन करो की नीति हमेशा से रही है, तो उसमें ये पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। उस समय तत्कालीन अंग्रेज वायसराय क्या थे, लॉर्ड मिंटो, और सचिव थे डनलप स्मिथ। इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्कबोल्ड को पत्र लिखकर मुसलमानों को एक विशिष्ट मंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो आपको याद रखना है, ये जो आगा खां है मुस्लिम लीगों की स्थापना में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और उस समय जो इससे पहले स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, वो आंदोलन तो अपने चल ही रहा है, उस आंदोलन को रोका नहीं गया है, वो आंदोलन चल ही रहा था। और इस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ मुस्लिम लीग अपना अलग से बना लिया है और दूसरी तरफ वो आंदोलन चल ही रहा है, तो अब सक्सेस कैसे होंगे, सफल कैसे हो पाएंगे, ये बात आ गई थी। अब आते हैं हम सूरत अधिवेशन की तरफ। तो जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए, पूरे भारत में फैलाया जाए, लेकिन जो नरमपंथी थे वो बोले नहीं, इसे बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। तो इस प्रकार से 1906 में ये विवाद चल रहा था। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे ये इस प्रकार का विवाद चलता रहा और उसके बाद 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन वास्तविक तौर पर तो ये होना था नागपुर में इसके लिए डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो नागपुर में होगा, लेकिन नागपुर में गर्मपंथियों की जो संख्या थी वो अधिक थी और सूरत में नरमपंथियों की संख्या अधिक थी। लाला लाजपत राय, इन्हें अध्यक्ष बनना था और जो बाकी लोग हैं वो अध्यक्ष, जो नरमपंथी के लोग हैं वो इन्हें अध्यक्ष नहीं बना सकते थे। या तिलक को या इनको अध्यक्ष किसी भी हाल में नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या किया, इनको अध्यक्ष ना बनाने के लिए सोचा और डॉक्टर रासबिहारी घोष इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया। जब ये अध्यक्ष घोषित हो गए तो इन्हीं में ये फूट पड़ गई और उसके बाद कांग्रेस क्या हो गया,
अलग हो गया। तिलक को अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। जब तिलक अपने साथ कांग्रेस को यहाँ से छोड़ के गए, तिलक कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद इन्हीं के ऊपर 1908 में केस दायर हो गया अंग्रेजों की ओर से, जो देशद्रोह का केस था, और इन्हें 6 साल की जेल के लिए 6 साल की इनको जेल हो गई और ये अंदर चले गए। तो इस प्रकार तिलक जेल में चले गए और अध्यक्ष कोई और बन गया। ये बातें हो गई। कांग्रेस का अधिवेशन आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था। टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। उसके बाद हम देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। वहाँ पे अब ये इस प्रकार की बातें हो गई कि सूरत अधिवेशन हो गया, कांग्रेस बढ़ चुका था एक नरमपंथी में और एक गरमपंथी में। अब जो 1906 को जो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी, उनको तो खुश करना है, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन देना है, अंग्रेजों का ये लक्ष्य रहा है। तो उसी के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले सचिव हुआ करते थे भारत के, और मिंटो उस समय जो वायसराय वगैरह का जो पद हुआ करता था, जनरल का पद, तो जो वायसराय बन चुके थे वो मिंटो हुआ करते थे। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य था कि 1992 के जो अधिनियम के जो दोष थे उसे 1892 के जो अधिनियम के दोष हैं उसे दूर किया जाए। भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। तो ये चाह ये रहते कि हमने जो 1905 में किया, सांप्रदायिकता के आधार पर अलग कर दिया, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए हमने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी किसी भी तरह से। अब इसे और मजबूत कर दिया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो पूरी तरह से भंग हो जाए और एक तो हो ही ना सके। इसलिए उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लेके आए और अलग से पृथक निर्वाचन के लिए इसमें बात की गई। अधिनियम में तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो हुआ करते थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा भी जाता है। इसी को 1909 के नाम से जानते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछने वाली बातें रहती हैं। उसके बाद आया होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन ये ऐसा था कि तिलक जो 1908 में चले गए थे जेल, अब वो बाहर आए। मांडले जेल से बाहर आने के बाद 1914 में जब वो बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि अभी भी हमारा जो देश है वो उसी स्थिति में चल रहा है और हमको अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए वो एनी बेसेंट के साथ सहयोग में इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। फिर जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना जो एनी बेसेंट ने की। लीग की गतिविधियों एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। इनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी से लड़ के झगड़ के ले लें। एक काम करेंगे हम ऐसा कि ब्रिटेन के साथ मिलके रहेंगे, अंग्रेजी सत्ता के साथ मिलके रहेंगे और उनका विरोध करेंगे और धीरे से अपने स्वराज को हासिल कर लेना। ये इस प्रकार की उसमें बातें थी। तो जो एनी बेसेंट ने अड्यार में क्या किया, इसकी स्थापना की, होम रूल लीग आंदोलन की। ये उसका अड्यार मद्रास में है, उसका मुख्यालय हुआ। होम रूल लीग आंदोलन के बाद रोलेक्ट एक्ट 1919 आया। रोलेक्ट एक्ट भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद भी जो सरकार ने क्या किया था, 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास किया। इसे काला कानून कहा था भारतीयों ने। काला कानून कहा था, किस लिए कहा था कि जो इस प्रकार से होम रूल लीग और इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें आंदोलन यहाँ पे थोड़े थोड़े चल रहे हैं, अंग्रेजों के मन में था कि इसे कैसे रोका जाए, इसलिए उन्होंने रोलेक्ट एक्ट पास किया। रोलेक्ट एक्ट पास करने का मत ये था कि किसी भी व्यक्ति को अगर उन्हें थोड़ी सी भी शंका होती थी कि कोई व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन या इस प्रकार के चीज़ों में जुड़ा हुआ है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, सिर्फ शक के आधार पर। और साथ में
कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। उसके ऊपर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सज़ा दे दी जाएगी। इस प्रकार की इसमें बात थी, जिसमें जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से सभा से जो भी थे उसे इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला था। ये रामनवमी जो है, रामनवमी उसमें जुलूस निकला था, इनके विरोध में कोई जुलूस नहीं निकाला था। सिर्फ रामनवमी के उपलक्ष्य में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के जुलूस निकाल रहे थे। और ये बात ऐसी थी कि ये पंजाब में थी 9 अप्रैल को, लेकिन 8 अप्रैल को इससे एक दिन पहले महात्मा गांधी वहाँ से क्या कर लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे और उनको वापस भेज दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज ये चीज़ को जानते थे कि महात्मा गांधी क्यों आ रहे हैं। महात्मा गांधी वहाँ पे विरोध किए थे और इसी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पे बातें होनी थी। इसी जुलूस से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के बाद, इसी आंदोलन के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा आयोजन के बाद जब सभा आयोजित की गई तो वहाँ पे जनरल डायर, जो वहाँ के जो जनरल थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे थे सभी, उन पर गोली चला दी। इसमें 1000 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इस हत्या में अंग्रेजी सेना ने जितनी बर्बरता दिखाई थी, उसका पूरे विश्व में विरोध हुआ था और इस बात को वहाँ के संसद में भी बताया गया, जो तत्कालीन ब्रिटेन का संसद था। और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया कि इसकी हंटर आयोग जांच करेगी कि किस प्रकार हुई। हंटर आयोग की रिपोर्ट भी आई। हंटर आयोग की रिपोर्ट में यह है कि जो भी कुछ हुआ है, ऐसा कोई भी ऐसी घटना इस प्रकार के अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं की गई है। मतलब वहाँ पे ये आया कि जो भी कुछ हुआ, जैसा पेश किया गया वैसा कुछ नहीं हुआ है। इस प्रकार की कुछ वहाँ पे बात हुई थी। ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन 1919 और 24 तक। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की से संबंधित है। तुर्की जर्मनी के साथ हो गया था और विश्व युद्ध जो 1914 में चालू हो गया था उसमें इसने सहयोग किया। तो तुर्की के सहयोग होने के बाद जर्मनी के साथ जब तुर्की सहयोग कर रहा था, उसमें हुआ यह था कि जर्मनी वो खुद ही हार गया विश्व युद्ध, तो तुर्की क्या है, बढ़ गया। तुर्की के बढ़ जाने से जो वहाँ का महत्वपूर्ण पद था खलीफा का पद, एक मुस्लिम धर्म में खलीफा का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। जब उसे समाप्त कर दिया गया तो इस बात को लेकर के भारत में जो खलीफा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, उसी के नाम से इसे रखा गया था खिलाफत। उसके खिलाफ करेंगे हम जो भी आंदोलन है, उसको लाया गया था। इसे अली बंधुओं द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन। अब ये इन अंग्रेजों, ये यहाँ पे भारत में महत्वपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं कि हमें भारत में मुस्लिमों का साथ चाहिए, तभी तो हम अलग करेंगे, बंटवारा होगा, तो उसके साथ के लिए इनको मिलाना ज़रूरी था। चूँकि तुर्की भी एक मुस्लिम राष्ट्र है और ब्रिटेन के ही द्वारा वहाँ पे ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये विरोधाभास उत्पन्न होता, इसीलिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन लाया गया था 1919 में। उसके बाद ये जो तुर्की वाला मामला है ये स्वयं ही हट गया था, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन। अब 1920 में एक नया आंदोलन महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं कि हम अब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये आया 1920 में, महत्वपूर्ण डेट है, याद रखें 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है और 12 फरवरी 1922 तक ये चलता है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था खिलाफत के प्रश्न का जो भी सम्मानजनक समाधान निकाला जा सके। जो खिलाफत जो हो रही थी तुर्की में, उसको लाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग की गई और साथ में स्वराज की प्राप्ति के लिए बात की गई थी। इसमें यह था कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसी आंदोलन में ये सारी बातें हुई और साथ में जितने भी अंग्रेजी दफ्तर थे उसका विरोध किया गया।
दफ्तर का विरोध किया गया, शैक्षणिक संस्थानों का विरोध किया गया। ये वो आंदोलन था जो उस तत्कालीन समय का आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई थी कि हम भारत में अपने ही दुकान, अपने मकान, सब कुछ अपना करेंगे, अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार इससे पहले भी 1905 में बहिष्कार हो चुका है, वैसा ही बहिष्कार इस समय भी किया गया। तो लाया गया था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन बहुत ही, ये एक पहला आंदोलन था जो बहुत अपने चरम सीमा पर पहुंचा। असहयोग आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर चरम पे तो पहुंचा ही, जुलूस निकल रहा था उस समय। वहाँ के पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक वहाँ पे लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में आकर के चौरी चौरा में ये हादसा होता है कि पूरे चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को ही जला दिया जाता है, वहाँ पे मार दिया जाता है। तो इस प्रकार की हिंसा चौरी चौरा जो गोरखपुर में है 1922 में होती है। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी को ये बहुत आहत होता है कि हमारे यहाँ के भारतीय लोगों ने हिंसा का सहारा लिया। इसलिए 1922 की घटना के बाद इसे महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, किसे, असहयोग आंदोलन को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में ये घटना घटी थी। गांधी जी के इस निर्णय से कांग्रेस के अंदर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। कांग्रेस के अंदर खुद विरोध उत्पन्न होने लगा कि जब ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर है, अंग्रेजों के ऊपर इतना दबाव बना हुआ है और उसी समय आप आंदोलन को कैसे वापस ले रहे हैं। तो इन कांग्रेस में महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। उसी के उसमें स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं कि आप इस आंदोलन को आप रोक दे रहे हैं, उसके बाद से हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसका उद्देश्य था कि जो 1919 में प्रांतों में जो 1919 का जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें ये बातें थी कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन तो पद्धति लाएंगे ही और साथ में भारतीयों को भी निर्वाचित किया जाएगा, इस प्रकार की बात थी। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि अब हम वापस से क्या करेंगे, हम अंग्रेजी जो मंत्री का जो बनता है विधान परिषद की बातें हैं, तो उसमें अंदर जाकर के हम उनका विरोध करेंगे, और देश को स्वतंत्र बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। कुछ इस प्रकार के इनके उद्देश्य रहे हैं। इसके समर्थन में विट्ठल भाई पटेल, हाकिम अजमल खां, निवास आयंगर और ऐसे बहुत सारे नेता भी रहे हैं। इनके कुछ मुख्य उद्देश्य थे कि भारत को स्वराज दिलाना है, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के परिसर में प्रवेश करना है और उनके जो भी बिल लेके आएंगे वो उसका क्या करना है, असहयोग का कार्यक्रम को अपनाना है। मतलब कुछ भी लेके आएंगे उनको असहयोगी करना है और भारतीय प्रतिनिधित्व बनाना है। आंदोलन को अब इसमें असहयोग कर देना है। सरकार की नीतियों को घोर विरोध करना है। अब क्योंकि ये सरकार के अंदर आ जाएंगे तो फिर ये घोर विरोध कर पाएंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। कुछ इस प्रकार की उन्होंने बातें थी और उनको परिवर्तन करने पर विवश किया जाएगा, कुछ ये करके लेकर के आए थे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 यही इसका सन, और किसने की ये आप याद रखें, आपके एग्जाम में ये पूछता है। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन लाने का काम हुआ। जो 1919 का रिफॉर्म था वो कितना कारगर हुआ, ये कितना काम किया कि नहीं किया, उसका रिजल्ट लाने के लिए लाना तो था 1931 में, लेकिन ब्रिटेन में तत्कालीन चुनाव थे। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहले यहाँ भेज दिया साइमन कमीशन को। जो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में होने के बाद वो 3 फरवरी 1928 को ये आयोग भारत में पहुँचा, भारत में बम्बई में, लेकिन इसे वहीं पे इसका विरोध का सामना करना पड़ा साइमन कमीशन को। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसका उद्देश्य ये था कि उत्तरदायी सरकार के प्रगति की दिशा में किए गए कार्य की समीक्षा करना और प्रशासनिक सुधार पर विचार किया। प्रशासनिक सुधार कितने हुए हैं, कैसे होंगे, इस पर विचार करना था। अब साइमन कमीशन आप देखने में तो लगेगा कि ये तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब ये लोग वो डिसाइड करते कि क्या भारतीय प्रशासन को सुधारने के लिए सक्षम हो पाए हैं, ये साइमन कमीशन जो है वो डिसाइड करता। लेकिन कोई विदेशी
जो खुद हमें गुलाम बनाए हुए है, वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप में अब ये काबिलियत हो गई है कि आप प्रशासन को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें आ गई थी। तो ये विरोधाभास का ही प्रश्न था, इसलिए इसके विरोध में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा भी आ गया, किसान मजदूर पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी और ऐसे अन्य भी जितनी भी पार्टी, छोटी पार्टी थी, सभी ने इसका विरोध करना शुरू किया। इसी विरोध में लाहौर में कमीशन के विरोध के प्रदर्शन में नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय, इनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई और लाठीचार्ज में इनके सर पे एक चोट लगती है और इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगी। ये किसने कहा था? मरते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था। वहीं पे ये वहीं शहीद हो गए थे साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। इसी के बाद जब साइमन कमीशन आया, उस पर बातें हुई और कैसे प्रशासनिक सुधारा जाएगा, तो इसके बाद कांग्रेस और अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे। वो अपने बातों को रख रहा था तो कांग्रेस अपनी बातों को रख रही थी। तो इसी उसमें क्या हो गया कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध हो गए सभी, प्रदर्शन के दृष्टि विरुद्ध हो जाने के बाद इसमें क्या हुआ था, यहाँ के भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने, इन्होंने भारत में चुनौती दे दी कि 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को चुनौती दी गई थी कि स्वयं अपने संविधान को तैयार करो जो सर्वमान्य हो। सबसे बड़ा प्रश्न था सर्वमान्य। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत में इतनी सारी पार्टी हैं और किसी एक पार्टी में भी एकता नहीं है। ये आज आप भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ पार्टियों में एकता नहीं होती, लोग अपनी अपनी राजनीति बजाने में लगे रहते हैं, आज भी वही है। तो अंग्रेज ये उस समय भी जानते थे कि भारत में अगर संविधान का निर्माण करेंगे तो ये पूरी की पूरी पार्टी एक नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं साइमन कमीशन में, तो एक काम कीजिए कि आप खुद बनाइए संविधान को, आप जो भी चाहते हैं वो आप लेके आइए, लेकिन वो सभी पार्टियों में सर्वमान्य होना चाहिए। उन्होंने ये कंडीशन रखी, सर्वमान्य हो। और इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन, सर्वदलीय मतलब जितने भी दल थे उस समय सबको बुलाया, मुस्लिम लीग वीग, जितने भी हिंदू महासभा, कांग्रेस, सारे लोग एक साथ बैठे और अधिवेशन में 28 फरवरी 1928 को बुला लिया गया। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस सारी बातें प्रस्तुत की थी, लेकिन जो अंग्रेजों को पता था वही हुआ। हमारे अपने ही पार्टी के लोगों में ये एकता नहीं बन पाई और ये फेल हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए कि अंग्रेज कितना दूरगामी सोचते थे। उनको ये पहले से पता था कि भारतीय कुछ भी कर लें लेकिन पार्टियों में एकता नहीं ला सकते, ये उनको मालूम था। ये वहाँ पे ये हो गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज। अब फिर बाद में ये क्या हुआ कि दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो इससे पहले आया था, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। आपको जानकर अजीब लगेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा नेता थे उस समय कांग्रेस के, वो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने ही की। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए 26 जनवरी 1930 की याद को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ है। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाई। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई कि हम क्या करेंगे, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब आपके साथ विनम्रता के साथ आप किसी को, व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय युवा नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इस आंदोलन में आप सभी को पता है कि इस आंदोलन में नमक, इसी को नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये नमक कानून तोड़ो आंदोलन तो था ही, इसमें बहुत सारी बातें थी। तो ये शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 से। साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद का। 6 अप्रैल 1930 तक दांडी गुजरात, वहाँ तक चली। इसकी प्रमुख बातें क्या थी? इसे महात्मा गांधी ने पैदल चलकर इसको तोड़ा था, इस कानून को तोड़ा था। इस कानून में बात थी नमक कानून की। एक्चुअल में जब ये किया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे पहले ही बात की गई थी कि उसमें महात्मा गांधी कह रहे थे कि आप इस प्रकार जो नमक कानून लगाते हैं उसे बंद कीजिए, और जो भारतीय जो चीज़ें हैं उस पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, भारत के वस्त्र उद्योग हो गए, यहाँ के उद्योग, ऐसी चीज़ों पर जो प्रतिबंध आपने लगा रखा है वो हटाइए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी, लेकिन अंग्रेज इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे 1930 में। तो उन्होंने क्या किया? नमक कानून उसे तोड़ा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसी में सरकारी विद्यालय और दफ्तरों को छोड़ने को कहा गया कि जितने भी भारतीय लोग हैं जो दफ्तर को ज्वाइन करके रखे हैं वो उसे त्यागपत्र दे दें। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। ये फिर से आप देखेंगे कि जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारतीय हस्तशिल्प को पूरा बर्बाद कर दिया, भारतीय वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को, सबको बर्बाद कर दिया था। सरकार को कर देने से मना कर दिया, सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा। शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान का घेराव किया जाएगा। इस प्रकार की बातें रखी गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसके बाद जब ये आंदोलन चल रहा था उसी में फिर आया कि गोलमेज सम्मेलन किया जाए, बात किया जाए भारत के साथ। तो भारत के साथ बात करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, आपको याद रखना है। 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों के तीनों लंदन में हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भी लोग यहाँ से गए हुए। तीनों सम्मेलन में एक बात याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के अध्यक्ष के तौर पे गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने, जो महात्मा गांधी है कांग्रेस के नेतृत्व, वो दूसरे गोलमेज में गए, बाकी अन्य किसी में नहीं गए, एक ही बार गए। तो आपको याद रखना है कि तीनों बार जाने वाले व्यक्ति एक ही थे, बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तीनों बार गया हो, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हम कर रहे थे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि यहाँ से कांग्रेस के लोग गए और अन्य दल के लोग भी गए। जब वहाँ गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पे बात आई फिर से, तो वहाँ पे फिर वही बात आके अटकती है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हमें सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन चाहिए। दलित वर्ग कहता है हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण मतलब निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, निर्वाचन में। तो इस प्रकार से, और कोई कहता है कि नहीं जनसंख्या के आधार पर हो। तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन कोई काम का नहीं रहा, अंग्रेज इस पर बात सहमत नहीं हो पाए। तो फिर गांधी इरविन समझौता होता है। ये गोलमेज सम्मेलन तो सक्सेस नहीं हुआ। फिर आते हैं गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करते थे भारत की तरफ से। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता में ये होता है कि गांधी जी ने जो यहाँ के लॉर्ड, जो यहाँ के जो अंग्रेजी शासन है, उन्होंने जितने भी राजनेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है उन्हें आप बाहर छोड़ेंगे। जो भी यहाँ के उद्योग धंधे बंद किए जा रहे हैं उस पर भी काम करना है। इस प्रकार की कुछ बातें थी जो उन्होंने समझौते में किया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन गांधी इरविन समझौता हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ तब ये वायसराय इरविन थे, लेकिन जब जो दूसरा ये जो समझौता हुआ उस समय ये वायसराय बदल गए, अब हो गए लॉर्ड विलिंगटन। जब लॉर्ड विलिंगटन हो गए तो जो पहले वाले समझौते थे वो ये मानने से इनकार कर दिए। और उस समय जो वहाँ के मैकडोनल्ड जो हुए करते थे प्रधानमंत्री, वो भी कमज़ोर हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में ये समझौता भी काम का नहीं रह गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 हुआ, जिसमें कांग्रेस ने महात्मा गांधी को कहा कि आप नेतृत्व कीजिए कांग्रेस का। फिर वो गए वहाँ पे। उनके साथ जो अन्य दलीय लोग थे वो मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के थे, सरोजनी नायडू, मीराबेन
और एनी बेसेंट, ये महिला, भारत की महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। अन्य सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खां भी गए हुए थे मुस्लिम लीग के, घनश्याम दास भी गए हुए थे, और घनश्याम दास बिरला उनका सरनेम है, देवदास गांधी महात्मा गांधी के पुत्र, ये भी गए हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर आदि ये सभी गए। इसका परिणाम ये हुआ कि पूना पैक्ट, इसमें सांप्रदायिकता को निर्वाचन की बात फिर से मान ली गई, जो दलित वर्ग को अलग से चीज़ देने की बात है ये हो गया। लेकिन ये पूना पैक्ट तो आया, लेकिन ये जो सम्मेलन है ये भी असफल रहा। जब गांधी जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया गया तो गांधी जी ने कहा कि हम वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो आंदोलन फिर से चरम पर नहीं रह पाया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अब क्या हुआ था, पहले गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें बात कांग्रेस की नहीं बनी थी, बात नहीं मानी गई, इसीलिए कांग्रेस ने किया कि अब हम इसमें भाग ही नहीं लेंगे। इसमें अन्य दल गए, दलित वर्ग गया, और यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां मुस्लिम लीग की तरफ से ये लोग भी नहीं गए थे, यहाँ पे ये भी बात नहीं बनी उनकी। उसके बाद आते हैं अन्य क्या बातें हुई। फिर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 की बात है, महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे स्वयं जवाहरलाल नेहरू वो बने। इसी दौरान महात्मा गांधी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब हर व्यक्ति का जो अपना पर्सनली मैटर होगा वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, कुछ इस प्रकार की बात थी। 1940 के ही दौरान पाकिस्तान की भी मांग की गई, 1940 में ही। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे लाहौर में। ये जो प्रस्ताव है कि हम पाकिस्तान अलग से चाहिए, ये 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया गया अपने समक्ष, जो उनकी मुस्लिम लीग और ये सब बना रखे थे। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसी को याद में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस इन्होंने मनाया। साथ में जो पाकिस्तान शब्द है उसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने दिया। ये प्रश्न आता है पाकिस्तान किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये क्या कर रहे थे कि हमको अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। कहना ये था इनका कि भारत के 2 देश बनेंगे और एक पाकिस्तान होगा और दूसरी हम कोई भी बात नहीं मानने वाले। ये कुछ इस प्रकार की बात थी। महात्मा गांधी ने प्रयास किया था कि इस प्रकार की कुछ बातें ना हो, देश के टुकड़े ना हो, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। इनका उद्देश्य था हमें तो सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे दंगे, इसी बीच बहुत सारे दंगे होने लगे और इस प्रकार की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। सांप्रदायिकता के आधार पर इतने सारे विभेद उत्पन्न हो गए। उस सबको देखते हुए क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। अब क्रिप्स मिशन भारत आने का काम ये था कि भारत में जाकर देखो भाई कि क्या चल रहा है, अब यहाँ पे काम हो सकता है कि नहीं, हमारे देश में आगे बढ़ने वाली बात है कि नहीं, हम उपनिवेश अब बना सकते हैं कि नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उनके मन में संशय था, उसको दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। 30 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की कि भारत को अब आगे कैसे करना है। अब ये सब तो बातें हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व में शुरुआत की, लेकिन महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर नहीं पाए। जब अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है तो पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गिरफ्तार कर लेने के बाद ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो बिना नेतृत्व के पूरे देश में चला। बिना नेतृत्व, कोई नेतृत्व नहीं था और पूरे देश का हर व्यक्ति इसमें भाग लिया। ये घटना हो रही थी। साथ में जो ब्रिटेन है वो विश्व युद्ध जो 39 में शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उससे भी परेशान हो चुका था। उसमें उसको काफ़ी हानि हो चुकी थी। साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का भी हस्तक्षेप होने लगा था। यहाँ पे सुभाष चंद्र जो बोस हैं
उन्होंने सैनिक कार्यवाही करना शुरुआत कर दिया। वो जापान से मिल गए और ब्रिटेन को ये मालूम था कि अगर अब देश को आज़ाद नहीं किया गया तो अब आंदोलन नहीं होगा, अब सैन्य लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बना चुके हैं अलग से। ये उनके विचार थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस की अपनी सैनिक स्थिति मजबूत हो गई, देश में इस तरह से जो बिना नेतृत्व के इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, इस प्रकार के आंदोलनों को देख करके ऐसी घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, ये सभी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इस देश से रहना बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए हमें इसे आज़ाद कर दिया जाए। अब इसके लिए फिर क्या किए, फिर से कुछ आयोग बना दिए गए। एक तो माउंटबेटन योजना आया। माउंटबेटन योजना जो लेकर आया उसमें ये था, ये क्रिप्स चले गए यहाँ से देखने के बाद, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भारत की स्थिति बहुत गंभीर है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। माउंटबेटन आए, बोले भाई ऐसा नहीं, अब जब तुम जाओ के देख के आओ, अब इसका क्या कर सकते हैं। माउंटबेटन आए, अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की मांग जो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं उसे कैसे शांत किया जाए या उन्हें तोड़ दिया जाए, ये अपने विचार थे उनके। तो माउंटबेटन आए, यहाँ पे देखे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, लोग चाहते हैं पाकिस्तान बने और कुछ लोग चाहते हैं ना बने, इस प्रकार के विवाद हैं। तो उन्होंने प्रयास किए, उनका प्रयास तो यही था कि बन जाए देश को आज़ाद। जो हमने 1905 के समय से शुरुआत की थी इनमें फूट डालने की, अब वो क्या हो गया है, अपने चरम सीमा पर आ गया है, अपना परिणाम दिखाने की स्थिति पे आ गया है। तो उसी का परिणाम जो मुस्लिम लीग 1906 में बना, उसके बाद आज ये स्थिति आ गई कि हमें देश को बांटना पड़ेगा। फिर माउंटबेटन आए, उन्होंने क्या किया, देश को 2 भागों में विभाजित करने का निश्चय किया। उसके बाद विभाजन के लिए जो देशी रियासतें भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, और जो पाकिस्तान में जाना चाहती है वो पाकिस्तान, या स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह ली। यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका होती है, और वो क्या करते हैं, पूरे देशी रियासतों को एकता में बांटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में एकता में बनने का काम होता है। पाकिस्तान को अलग आज़ाद कर दिया जाता है, और भारत में और पाकिस्तान में दोनों जगह अलग अलग संविधान सभा अपना अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगी, इसकी बात की गई। जो कैबिनेट मिशन योजना लेकर आया गया उसके तहत तो भारत का अपना अलग संविधान होगा, पाकिस्तान का अपना अलग संविधान होगा, और फाइनली 1947 को देश को आज़ाद कर दिया गया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ ही ये तो साधारण से जो भी आज़ाद करने की दिशा में जो कार्य किए गए वो थे, साधारण राष्ट्रीय आंदोलन थे। इसके मध्य में बहुत सारे जो क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं, साधारण ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, इसके मध्य में और क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं, जिसमें असेंबली में बम फेंकना हो गया, काकोरी डाक डकैती के बारे में आपने सुना होगा। इस प्रकार के बहुत सारे विवादित जो बोलकर नहीं, बम से, बंदूकों से, गोलियों से लड़ करके देश को आज़ाद करने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके लिए हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम इस प्रकार के जितने भी आंदोलन थे, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।